नमस्कार भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फैक्चुअल तरुण यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के मैच नंबर 2 की, जो कि खेला जाएगा पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। दोस्तों, ये मुकाबला दोनों टीमों के खिलाफ पहला आमने सामने पहला मुकाबला है। तो ये जो पहले मुकाबले होते हैं ना, इनमें ग्रैंड लीग में रैंक वन लाना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। तो इस वीडियो में भी हम आपको ग्रैंड लीग से रिलेटेड काफी ज्यादा टिप्स देने वाले हैं, साथ ही साथ स्मॉल लीग से रिलेटेड भी टिप्स आपको यहाँ पे देंगे। तो आखिरी तक बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और वीडियो खत्म होते होते आप लोगों को बहुत ही मजेदार चीजें पता लगने वाली हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी लवर्स के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज के एनालिसिस। सबसे पहले देख लेते हैं प्लेइंग 11, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर पे आपको दिखाई देंगे मिचेल मार्श, फिर आएंगे ऋषभ पंत, क्रिस्टन स्टफ्स, ललित यादव, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जाय रिचर्डसन, मुकेश कुमार और खलील अहमद। तो ये प्लेइंग 11 अभी देखने के लिए है, आगे इन पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अब पंजाब की अगर टीम देखे जाए तो शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर पे आपको अथर्व टाइडे दिखाई देंगे, फिर आएंगे सिकंदर रजा, उसके बाद जितेश शर्मा, सैम करन, क्रिस वोक्स, हर्षल पटेल, राहुल चाहर, अर्शदीप सिंह और हरप्रीत बरार। तो ये प्लेइंग 11 आपको खेलती हुई नजर आ सकती है। अब जरा वेन्यू की बात कर ले तो दोस्तों, ये जो वेन्यू है ना, ये एकदम ही नया वेन्यू है। मतलब कि इसको इंटरनेशनल वेन्यू का दर्जा अभी हाल ही में मिला है। साथ ही साथ पंजाब किंग्स का भी ये नया होम ग्राउंड है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ पे पंजाब किंग्स को होम एडवांटेज मिलेगा और दिल्ली यहाँ पे स्ट्रगल करेगी, क्योंकि यहाँ पे ना अभी आईपीएल का एक भी मैच खेला नहीं गया है। जो मैच खेला जाएगा वो पहला ही मैच होगा दिल्ली और पंजाब के बीच इस वेन्यू पे। बट इस वेन्यू पे डोमेस्टिक मैचेस काफी हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वेन्यू कैसा खेल सकता है। तो जो वेन्यू है, इस पर दोस्तों कुल मिला के 23 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 14 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है और चेस करने वाली टीम मात्र 9 मुकाबलों में जीत हासिल कर पाई है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि ये कोई अच्छा चेजिंग वेन्यू नहीं है। जो टीम यहाँ पे पहले खेलती है उसके जीतने के चांसेस यहाँ पे काफी ज्यादा होते हैं। अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो वो 160 से 170 के बीच में रहता है। मतलब ठीक ठाक बैटिंग विकेट है, आपको यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम्स भी देखने को मिल सकते हैं और लो स्कोरिंग गेम्स भी देखने को मिल सकते हैं। हाईएस्ट स्कोर जो यहाँ पे बना था वो बना था 238 रन 2 विकेटों के नुकसान पे, और लोवेस्ट स्कोर जो था वो था 53 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। अब स्कोरिंग पैटर्न्स की बात करें तो उससे हमें ना एक बढ़िया सा आइडिया मिल जाता है। देखिए, 150 से कम यहाँ पे 13 बार बना है, 150 से 170 बार यहाँ पे 3 बार बना है, और 190 प्लस के स्कोर 2 बार बने। इसका मतलब है कि यहाँ पे ना लो स्कोरिंग मैचेस ज्यादा होते हैं। मतलब आप मान के चलो कि 135 से 150 के बीच के स्कोर्स तो यहाँ पे कई बार बनते हुए नजर आते हैं, जो कि पहले बैटिंग करने वाली टीम बनाती है। और टीमें अगर चेस नहीं कर पा रही हैं इन स्कोर्स को भी, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पे बॉलर्स को थोड़ा बहुत एडवांटेज है, जिसके चलते ऐसा सिनेरियो निकल के आ रहा है। तो इस बात का हमें ना खासा ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम टीम बनाते हैं, छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये टीम बनाते हुए हमें बहुत मदद देते हैं। अब जरा पिच देख लेते हैं, आगे पिच कैसे रहने वाली है। तो जो महाराजा यदुवींद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है ना, उसके पिच एक बेहतरीन क्रिकेटिंग विकेट है, यानी कि बैलेंस क्रिकेटिंग विकेट है। यहाँ पे बैट्समैन और बॉलर दोनों को मदद मिलती है। साथ ही साथ ना यहाँ पे पेसर्स को मदद थोड़ी ज्यादा मिलती है। मतलब अच्छा बाउंस है, सीम और स्विंग मिलता है, बॉल में मूवमेंट मिलता है, जिसकी वजह से पेसर्स यहाँ पे ज्यादा विकेट लेने में कामयाब होते हैं। तो हमें अपनी टीम पे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें टीम में पेसर्स किस हिसाब के लेने हैं और स्पिनर्स किस हिसाब के लेने हैं। उसी उसी हिसाब से अगर हम टीम लेंगे ना, तो हमारे ग्रैंड लीग जीतने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ जो स्मॉल लीग है तो उसमें भी हमें फायदा होगा। अब जरा देख लेते हैं इस वेन्यू पे हुए कुछ रीसेंट मैचेस के बारे में। हालांकि कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ है, कोई आईपीएल का मैच नहीं हुआ है, बट डोमेस्टिक यहाँ पे बहुत खेला जाता है। तो डोमेस्टिक एक स्टैट है जिससे हमें चीजें ना और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी इस नए वेन्यू के बारे में। तो जो रीसेंट मैच यहाँ पे हुआ है वो हुआ है दिल्ली और विदर्भ के बीच में, जिसमें दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन बनाए थे 6 विकेटों के नुकसान पे, और विदर्भ उसको चेस नहीं कर पाया था, वो 137 रन पे ही बना पाया था 20 ओवरों में 9 विकेट खो के अपने। तो पेसर्स को गौर करने वाली बात है कि पेसर्स को इस मुकाबले में 10 विकेटें हासिल हुई थी, और स्पिनर्स को इस मुकाबले में मात्र 5 विकेटें हासिल हुई थी, जिससे साफ ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पेसर्स को ज्यादा मदद है। उसके बाद जो अगला मुकाबला पिछला मुकाबला हुआ था वो हुआ था मुंबई और बड़ौदा के बीच में, जिसमें मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 148 रन बनाए थे 8 विकेटों के नुकसान पे, और बड़ौदा ने उस टारगेट को चेस कर लिया था, उन्होंने 149 रन बना दिए थे 7 विकेटें खो के। पेसर्स को इस मुकाबले में 7 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स को 5 विकेटें हासिल हुई थी। उसके बाद अगला जो मुकाबला था वो हुआ था राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच में, जिसमें राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181 रन बनाए थे 4 विकेटें खो के, और महाराष्ट्र बहुत ही कम स्कोर बना पाया था, मात्र 128 रन ही बना पाया था और अपनी 9 विकेटें उन्होंने खो दी थी।
पेसर्स को इस मुकाबले में 8 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में 5 विकेटें हासिल हुई थी। तो मतलब देखने लायक बात यह कि पहले जो इनिंग है ना, उसमें बैटिंग करना यहाँ पे आसान है। सेकंड इनिंग में बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पहले इनिंग के मुकाबले, क्योंकि सारे आंकड़े ये बता रहे, सिर्फ एक मैच है जो चेज हुआ है और उसमें भी विकेटें 7 गिर गई हैं। कोई 148 कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, बट बाकी मुकाबलों में एक तो टारगेट चेज नहीं हुए हैं, प्लस जो सेकंड इनिंग में टीम बैटिंग करने आई है ना, उस मतलब कि बैट स्कोर भी उन्होंने कम बनाया और अपने विकेटें भी ज्यादा खो दी, जिसके चलते वो मैच हारी है। ऐसा नहीं कि कोई क्लोज कॉन्टेस्ट यहाँ पे हुए हों। तो ये वेन्यू मतलब सेकंड बैटिंग के लिए मतलब थोड़ा सा टफ है, यानी कि जो टीम पहले मतलब बैटिंग कर रही है तो हमें उसके बॉलर्स पे ज्यादा फोकस करना है कि सेकंड इनिंग में विकेटें ज्यादा गिर रही हैं और फर्स्ट इनिंग में विकेटें कम गिर रही हैं। और अगर विकेटों की बात की जाए तो पेसर्स ने 3 मुकाबले में कुल मिला के 25 विकेटें हासिल करी हैं और स्पिनर्स को 3 मुकाबलों में मात्र 15 विकेटें मिली है। तो पेसर्स पे भी हमें ध्यान देना है, साथ ही साथ जो टीम सेकंड बॉलिंग करा रही है उसके बॉलर्स पे भी हमें फोकस करना है। अब दोस्तों अगर हेड टू हेड बात करें दोनों टीमों की, तो पिछले 3 सालों में कुल मिला के 3-4 सालों का स्टैट है। आईपीएल तो 15-16 साल से चल रहा है, उतना पुराना दिखाने का क्या फायदा है। तो कुल मिला के दोनों टीमें 10 बार आमने सामने भिड़ी हैं, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स को 6 मैचों में जीत हासिल हुई है और पंजाब किंग्स मात्र 3 मैचों में जीत हासिल कर पाई है। रिसेंट अभी कोई फॉर्म है नहीं, क्योंकि कोई मैचेस दोनों टीमों के बीच हुए नहीं है। हालांकि दिल्ली का पलड़ा हमेशा पंजाब के ऊपर भारी रहा है, तो ये चीज हमें थोड़ा ध्यान में रखनी चाहिए। ये तो थी पूरी वेन्यू की बात। अब जरा हम डिटेल में बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 और दोनों टीम्स के मतलब प्लेयरों के एनालिसिस की। शुरुआत करेंगे दोस्तों हम पंजाब किंग्स से, क्योंकि उनके होम ग्राउंड में मैच हो रहा है। तो सबसे पहले शिखर धवन आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, उनके साथ आएंगे जॉनी बेयरस्टो। ये नई ओपनिंग जोड़ी नजर आएगी। शिखर धवन में इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर है, तो वो भी आपको मतलब वापसी कर रहे हैं। साथ ही साथ जॉनी बेयरस्टो पिछले साल इंजर्ड थे, पूरे सीजन के लिए बाहर थे, अब वो भी टीम में आ जाएंगे, तो इससे इनकी टीम और मजबूत हो जाएगी। 3 नंबर पे आपको अथर्व टाइडे दिखाई देंगे, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, अच्छे बैट्समैन है। फिर सिकंदर रजा दिखाई देंगे, जितेश शर्मा उनके वाइस कैप्टन होंगे तो वो दिखाई देंगे। फिर सैम करन, क्रिस वोक्स, हर्षल पटेल, राहुल चार, अर्शदीप सिंह और हरप्रीत बरार। अब दोस्तों इस प्लेइंग, ये हमारी अभी प्रोबेबल प्लेइंग 11 है। देखिए अभी हमें कोई अंदाजा नहीं कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, क्योंकि कई प्लेयर्स के इंजरी कंसर्न है, जिसके चलते तो हमें थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। हो सकता है इस टीम में आपको अगर चेंज दिखाई दे तो सिकंदर रजा की जगह आपको लियाम लिविंगस्टन दिखाई दे, साथ ही साथ क्रिस वोक्स की जगह आपको कगिसो रबाडा खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाकी लगभग टीम मुझे सेम दिखाई दे रही है कि ऐसी ही होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जरा पंजाब किंग्स की बॉलिंग की, कि किस बॉलर को कितने विकेट मतलब कितने ओवर्स मिलेंगे और कौन सा बॉलर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए सैम करन का ये है कि शुरू में 102 कुल मिलाकर सैम करन अपने 3 ओवर मान के चलो कि कंफर्म है सैम करन का, सैम करन 3 ओवर डालेंगे ही डालेंगे, जिसमें से पावर प्ले में वो 102 ओवर डालेंगे और डेथ में कम से कम 2 ओवर सैम करन के फिक्स रहते हैं। उसके बाद बात करें क्रिस वोक्स की, तो ये भी कम से कम 3 ओवर डालेंगे और ये पावर प्ले में ही लगभग 2 ओवर तो इनके भी पावर प्ले में फिक्स है, तो विकेट लेने के चांसेस ना इनके भी काफी है। हर्षल पटेल डेथ में ही आके डालेंगे लगभग मानिए मिडिल ओवर और डेथ में, और इनके पूरे 4 ओवर आपको फिक्स मिलेंगे। वही अर्शदीप सिंह पावर प्ले और डेथ दोनों में बॉलिंग करा सकते हैं, तो इनके भी 4 ओवर फिक्स हैं। राहुल चाहर यहां से आपको डालते हुए दिखाई देंगे कम से कम 2 ओवर, अगर विकेटें मिली तो ये आगे भी बढ़ेंगे, और हरप्रीत बरार भी आपको कम से कम 2 ओवर डालते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर कितने ओवर हो गए यहाँ से, देखिए 8 ओवर तो ये आपके फिक्स हो गए, प्लस साथ ही साथ हो गए 8 6 14 और ये 20। तो कुल 1-2 ओवर आपको ना सिकंदर रजा भी यहाँ से डालते हुए दिखाई दे जाएंगे। अगर सामने डेविड वार्नर या फिर आपके ऋषभ पंत बैटिंग करेंगे तो सिकंदर रजा की ओर से भी बॉलिंग आपको दिखाई देगी। तो यानी कुल मिला के अगर देखा जाए पंजाब की टीम से आपको कितने बॉलर दिखाई देंगे, तो सबसे पहले एक सिकंदर रजा डालेंगे, सैम करन, क्रिस वोक्स, हर्षल पटेल, राहुल चार, अर्शदीप सिंह और हरप्रीत बरार, 3 4 5 7 बॉलर का इस्तेमाल कर सकती है पंजाब किंग्स, क्योंकि इसमें ऑलराउंडर बहुत है, बॉलिंग ऑप्शंस बहुत हैं, बट हमें ये टारगेट करना है कि कौन से बॉलर किनके ओवर ज्यादा हैं। इक्का दुक्का जो डालेंगे वो तो अलग चीज है, क्योंकि कुछ बॉलर बैटिंग में भी वो हो जाते हैं, पिक कर लिए जाते हैं, बट एज अ बॉलर हर्षल पटेल इंपॉर्टेंट होंगे, सैम करन इंपॉर्टेंट होंगे, अर्शदीप सिंह इंपॉर्टेंट होंगे और क्रिस वोक्स इंपॉर्टेंट होंगे। ये 4 बॉलर तो इंपॉर्टेंट होंगे, इन पे हमें ज्यादा फोकस करना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जरा एनालिसिस कर लेते हैं प्लेयर्स की और उनके रिसेंट फॉर्म पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों गब्बर की, शिखर धवन की। देखिए रीसेंट फॉर्म पे इनका तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि काफी अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, कोई मैचेस नहीं खेलते हैं, डोमेस्टिक नहीं खेलते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत पुराना रिकॉर्ड है, जिसमें 17 रन, 0 रन, 7 रन, 57 रन और 30 रन। बट इनका जो आईपीएल का परफॉर्मेंस देखे ना पुराना, भाई ये खेलते हैं और ये लंबा खेलते हैं। तो आप इनको ना ग्रैंड लीग में अगर आप कम से कम 7-8 टीमें बना रहे हो, तो किसी एक टीम में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो, इनकी जो ओपनिंग जोड़ी है ना, इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना के चलिएगा। पंजाब के मैचेस जब भी आप खेलो, बहुत प्रो टिप दे रहा हूं कि पंजाब के मैचेस आप जब भी खेलो,
शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो की जोड़ी को कैप्टन वाइस कैप्टन बना के चलो, और खासकर पहली बैटिंग में बना के चलो, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं जो अकेले दम पे पूरा मैच खत्म करने की काबिलियत रखते हो, लंबा स्कोर करना जानते हैं। बाकी स्मॉल लीग के लिए मैं बोलूंगा कि शिखर धवन को आज आप ड्रॉप करके चल सकते हो, या फिर आप अगर सेफ टीम खेलना चाहते हो तो सिलेक्शन परसेंटेज पे चले जाओ, सिलेक्शन परसेंटेज बहुत हाई है तो डेफिनेटली आप रखो। बाकी जीएल में आप एक दो टीम में इनको रख सकते हो, चाहो तो आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हो। साथ ही साथ बात करें जॉनी बेयरस्टो की, तो भाई इनका रिसेंट फॉर्म अच्छा है, मतलब टेस्ट मैचेस में उतने परफॉर्मेंसेस नहीं आए थे, बट आखिरी टेस्ट मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है बल्ले से, तो अच्छे फॉर्म में है, रिदम में है, तो आप इनको डेफिनेटली अपनी टीम में लेकर चल सकते हो। रिसेंट फॉर्म की मैं बात करूं तो 59 रन, 14 रन, 0 रन, 15 रन और 30 रन है, तो बेयरस्टो इंपॉर्टेंट प्लेयर है। वही बात करें तो अथर्व टाइडे की, तो अथर्व टाइडे ना आज के मुकाबले में ट्रम्प पिक हो सकते हैं। इनको आप अपनी टीम में अगर लो तो एज अ ट्रम्प पिक लो, और जीएल में तो आप इनको वीसी तो एक टीम में ट्राई कर ही सकते हो, क्योंकि अच्छे बैट्समैन है, थोड़ा टाइम लेके खेलते हैं और लंबे स्कोर करते हैं, 60-70 रन ही आपको बना के दे सकते हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो उनका रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है, रिसेंटली अभी 29 रन, 19 रन, 55 रन, 13 रन और 66 रन की पारियां हैं, तो डेफिनेटली आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। जेल में तो डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हो। बात करें तो सिकंदर रजा के, तो ये मस्ट पिक बनते हैं, हालांकि पीएसएल इनका इतना अच्छा नहीं रहा है, उससे पहले गजब के फॉर्म में चलते हुए आए थे, आईएल टी20 में शानदार परफॉर्मेंस के बाद पीएसएल इनका उतना अच्छा नहीं रहा था, बट कहीं ना कहीं इनको यूटिलाइज भी नहीं किया पीएसएल की टीम में, तो मुझे लगता है कि पंजाब किंग्स के लिए ये ट्रम्प साबित हो सकते हैं, तो उनको डेफिनेटली आप आज अपनी टीम में लेके चलिएगा। 6 रन 0 विकेट, 22 रन 1 विकेट, फिर 4 रन 0 विकेट, फिर 17 रन 1 विकेट, इनसे ओवर्स करवाए जाएंगे। ये विकेटें भी मारते हैं और बैट से भी परफॉर्मेंस करते हैं, और लास्ट ईयर भी इन्होंने पंजाब के लिए बहुत परफॉर्मेंसेस दी थी। वहीं बात करें दोस्तों जितेश शर्मा की, जितेश शर्मा का रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, बस ये डिपेंड करता है कि इनका बैटिंग ऑर्डर क्या रहता है। अगर ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं तो आप डेफिनेटली जितेश शर्मा को लेके चलिएगा, बट अगर कहीं ये नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं, स्कोर ऑफिशियल स्कोर कार्ड जो आएगा वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अगर ये नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं तो उस कंडीशन में आप स्मॉल लीग में इनको ड्रॉप करके चल सकते हो, बट ग्रैंड लीग में डेफिनेटली आप इनको अपनी टीम में जरूर रखिएगा। सीवीसी भले ना ट्राई करो, बट अपनी टीम में लेकर जरूर चलिएगा। बात करें दोस्तों सैम करन की, तो उनका रिसेंट फॉर्म बढ़िया है, ऐसे टी20 में अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, 7 रन 2 विकेट, 17 रन 2 विकेट, 3 रन 1 विकेट, 0 रन 0 विकेट और बैट से 30 रन, तो डेफिनेटली ये अच्छी चॉइस बनते हैं, सीवीसी के भी मस्त पिक बनते हैं, चाहे आप स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग में, तो डेफिनेटली आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना के चलिएगा, कि बैट और बॉल दोनों से ही पॉइंट दे के जाएंगे। आगे दोस्तों क्रिस वोक्स की बात की जाए तो दोस्तों क्रिस वोक्स ऐसे प्लेयर है जिनकी रिसेंट फॉर्म उतनी अच्छी है नहीं, बट इनके पीछे पंजाब गई और इनको सूट भी करेगा, क्योंकि ये विकेट ना पेसर्स के लिए अच्छा है, ये ऊपर से सीम और स्विंग कराते हैं, और ऊपर पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर को काफी ज्यादा तंग कर सकते हैं, तो और ओपनिंग टीम की ना विकेटें उखाड़ सकते हो। अगर क्रिस वोक्स खेलते हैं तो डेफिनेटली आप इनको अपनी जीएल की टीम में तो रखिएगा ही रखिएगा, क्योंकि ये 2 से 3 विकेट आपको आज के मुकाबले में निकाल के देंगे। तो बात करें इनके रीसेंट फॉर्म की, तो उतना अच्छा है नहीं, 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट और 1 विकेट, तो आप इनको मतलब ट्राई कर सकते हो। बाकी मैच दोपहर का है तो उस कंडीशन में शायद इनको उतनी मदद ना मिले। हाँ, अगर ये इनकी टीम सेकंड बॉलिंग कर रही है पंजाब की टीम, तो उस कंडीशन में क्रिस वोक्स आपके लिए मस्तिक बनते हैं, और अगर क्रिस वोक्स के लिए कगिसो रबाडा खेल रहे हैं तो भाई रबाडा को डेफिनेटली अपनी टीम में रखिएगा, रिसेंट फॉर्म उनका कमाल का है, बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था ऐसे टी20 में इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में, तो फुल रिदम में चल रहे हैं कगिसो रबाडा। अगर रबाडा खेलते हैं क्रिस वोक्स की जगह या किसी की भी जगह, तो आप रबाडा को बिल्कुल भी ड्रॉप मत करेगा, फिर चाहे आप स्मॉल लीग खेल रहे हो या ग्रैंड लीग खेल रहे हो। बात करें तो हर्षल पटेल की, तो हर्षल पटेल तो मस्त पिक है, साथ ही साथ ही ट्रम्प भी हैं जीएल वालों के लिए, तो मैं बिल्कुल बता दूं एक टीम में सीवीसी बना के चलिएगा, डेथ में बॉलिंग कराएंगे और 2 से 3 विकेटें मार के जाएंगे, क्योंकि देखिए एक पंजाब की टीम और एक दिल्ली की टीम ऐसी है जो अपने ज्यादातर विकेटें खोती है, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कभी 4 विकेटें खोए 5 विकेटें खोए, ये हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स, ये 3 टीमें ऐसी हैं ना जो 7 से 8 विकेटें खोती ही खोती हैं, तो जिसके चलते सामने वाली टीम में जो कटर्स डालने वाले बॉलर हैं, डेथ में बॉलिंग कराने वाले बॉलर्स हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों कि हर्षल पटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इनको अपनी टीम में रखिएगा, और ग्रैंड लीग की टीम में तो बिल्कुल रखिएगा, और सीवीसी डेफिनेटली बना के चलिएगा। बाकी स्मॉल लीग की टीम में आप चाहो तो उनको कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाओ, बस टीम में जरूर रखिएगा। बात करें रिसेंट फॉर्म की, तो 30 रन है, बॉलिंग नहीं आई थी, फिर 38 रन कोई विकेट नहीं, फिर 1 विकेट 1 विकेट और 0 विकेट, बैट से परफॉर्मेंस ज्यादा आई है, डोमेस्टिक में बॉल से उतना नहीं है, बट आईपीएल की बात अलग है, आईपीएल में ये विकेटें मारते हैं। आगे बात करें राहुल चहार की, तो रिसेंट फॉर्म इनका ठीक ठाक है, 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट और 0 विकेट, हालांकि इस वेन्यू पे उतनी खास मदद स्पिनर को है नहीं, और सामने वाली टीम अच्छा स्पिन को खेलती है, तो कहीं ना कहीं आप इनको आज के लिए ड्रॉप करके चल सकते हो। बाकी जीएल में आप इनको ट्राई कर सकते हो। अर्शदीप सिंह की बात करें तो भाई मस्पिक है, इनको तो बिल्कुल भी ड्रॉप करके नहीं चलना है, रिसेंट फॉर्म इनका कमाल का है, 3 विकेट 0 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 5 विकेट, और अर्शदीप सिंह की खास बात यह है कि जब ये विकेटें लेते हैं ना तो बल्क में विकेटें लेते हैं, ऐसा नहीं कि
एक आध विकेट लें, वो एक आधा ही मैच होगा जिसमें एक दो विकेट लेते हैं, बाकी विकेटें लेंगे तो बल्क में विकेट लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं पंजाब की ओर से, तो बिल्कुल आप इनको रख के चलिएगा। बात करें हरप्रीत बरार की, तो ये ना छुपे हुए रिश्ता है, इनका रिसेंट फॉर्म अच्छा है, हमें ये देखना है कि सामने वाली टीम में कितने राइट हैंडर्स हैं और उस टीम में हैं राइट हैंडर्स, अच्छे खासे राइट हैंडर्स हैं, तो आप इनको लेके चल सकते हो, क्योंकि ये 1 से 2 विकेट निकालते हैं और कोई कोई मैच ऐसा होता है जिसमें 3 से 4 विकेट भी उखाड़ सकते हैं। तो हरप्रीत बरार को अगर आप ले रहे हो तो आप एज अ ट्रम्प यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप हरप्रीत बरार को ड्रॉप करके भी चल सकते हो, राहुल चाहर को भी आप ड्रॉप करके चल सकते हो, यूज करना है तो एज अ ट्रम्प यूज करो, अदरवाइज आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। तो दोस्तों ये थे आप पूरी पंजाब की टीम की प्लेइंग 11 और उनके एनालिसिस। अब आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारा जो दोस्तों टेलीग्राम चैनल है वो लाइव हो चुका है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। इसको ज्वाइन करने से आपको दोस्तों फायदा ये होता है कि लास्ट में जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही साथ कंफर्म प्लेइंग 11, कंफर्म पिच रिपोर्ट, क्या छोटी छोटी फैंटेसी की टिप्स, लास्ट मिनट जितनी टिप्स होती हैं और हमारी जो फाइनल टीम होती है वो भी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, और सीवीसी के जो ऑप्शन होते हैं वो भी हम प्रोवाइड करा देते हैं। तो जल्दी, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैच से 20 मिनट पहले ही हम प्रोवाइड करा देते हैं ताकि आप अपनी टीम भी बना सकें। तो जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, और ज्वाइन करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। चलिए दोस्तों वापस आते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। अब हम देख लेते हैं जरा दिल्ली कैपिटल्स की क्या टीम रहने वाली है। तो दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो पृथ्वी शॉ डेविड वार्नर की जोड़ी ओपन करती हुई दिखेगी फिर से, मिचेल मार्श 3 नंबर खेलते हुए दिखाई देंगे, 4 में वापसी करना है 1 साल बाद ऋषभ पंत, फिर ट्रिशन स्टप दिखाई देंगे, ललित यादव, अक्षर पटेल, बॉलिंग में आपको झाई रिचर्डसन, मुकेश कुमार, खलील अहमद और कुलदीप यादव, हो सकता है झाई रिचर्डसन की जगह आपको ऑनरिक नॉर्किया भी दिखाई दे जाए, बट उनकी इंजरी से रिलेटेड कोई अपडेट है नहीं जिसके चलते हमने झाई रिचर्डसन को पिक किया है। अब दोस्तों ये प्लेइंग 11, अब जरा हम बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग की कि कितने ओवर कौन डाल सकता है। मुकेश कुमार यहां से डालेंगे 4 ओवर, और मजे की बात यह है कि ये डेथ में बॉलिंग कराएंगे, शुरू के 1-2 ओवर ये दिखाई देंगे, उसके बाद ये डेथ में दिखाई देंगे। जाहिर रिचर्डसन आपको यहां से 3 ओवर डालते हुए दिखाई दे सकते हैं, खलील अहमद भी आपको यहां से 3 ओवर डालते हुए दिखाई दे सकते हैं, कुलदीप यादव पूरे के पूरे 4 ओवर डालेंगे, साथ ही साथ अक्षर पटेल के भी आपको यहां से 3 ओवर दिखाई दे सकते हैं। तो ये है दोस्तों पूरा, और 1 से 2 ओवर तो कम से कम आपके ललित यादव के भी दिखाई देंगे, क्योंकि सामने वाली टीम में भी लेफ्ट हैंडर्स हैं, सैम करन, अथर्व टाइडे और शिखर धवन, अगर ये 3 खेलते हैं तो आपको ललित यादव की तरफ से हो सकता है कि 4 ओवर भी दिखाई दे जाएं, जिसके चलते ना ललित यादव इंपॉर्टेंट पिक बनते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक एक करके प्लेयर्स का एनालिसिस करते हैं कि उनकी फॉर्म कैसी चल रही है। सबसे पहले बात करें पृथ्वी शॉ की, तो गजब की फॉर्म में भाई, क्रंच फॉर्म में है, और ग्रैंड लीग में तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन के प्रबल दावेदार हैं, को डेफिनेटली अपनी ग्रैंड लीग की टीम में रखिएगा। रिसेंट फॉर्म की मैं बात करूं तो 46 रन, 5 रन, 33 रन, 30 रन और 159 रन, तो गदर फॉर्म में आ रहे हैं, वापसी करने के लिए बेताब बैठे हैं, तो ग्रैंड लीग में इनको बिल्कुल कैप्टन वाइस कैप्टन रखिएगा और स्मॉल लीग में भी आप इनको ट्राई करिएगा। बात करें डेविड वार्नर की, तो ये भी अच्छी फॉर्म में है, रिसेंट फॉर्म का कमाल का है, 32 रन, 81 रन, 22 रन, 70 रन और 11 रन। तो अगर पंजाब ये दिल्ली की टीम पहले खेलती है तो किसी एक ग्रैंड लीग की टीम में दोनों को सीवीसी करके चलिएगा, और पंजाब की टीम अगर पहले खेलती है तो किसी एक ग्रैंड लीग में दोनों को ही सीवीसी करके चलिएगा। मतलब दोनों टीम में जो ओपनर्स है ना वो इतने तगड़े हैं कि अकेले दम पे मैच खत्म करने की रखते हैं, बड़े बड़े स्कोर बनाते हैं, और दोनों ही फॉर्म में है, तो आप उनको सीवीसी बना के चलिएगा ग्रैंड लीग में। वही बात करें मिचेल मार्श की दोस्तों, तो मिचेल मार्श तबाही फॉर्म में है भाई, और सीवीसी के प्रबल दावेदार हैं, जीएल हो एसएल हो, किसी मेन को ड्रॉप मत करिएगा, दोनों मेन को लेके चलिएगा और कैप्टन वाइस कैप्टन बना के रखिएगा। रिसेंट फॉर्म गजब का है, 26 रन, 1 विकेट, 72 रन, 1 विकेट, 17 रन, 29 रन और 16 रन। ये जो 17, 29, 16 है ना, इसमें बॉलिंग नहीं कराई थी, शायद इनको कोविड हो रखा था, जिनके प्रोटोकॉल के चलते इन्होंने बॉल नहीं डाला था। बाकी उसके बाद के जो रिसेंट 2 मैच है, अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था। बात करें ऋषभ पंत की दोस्तों, तो वापसी कर रहे हैं, कोई नहीं जानता किस फॉर्म में कैसा परफॉर्म करेंगे, किस नंबर पे बैटिंग करेंगे, तो उस कंडीशन में ये ट्रम्प बनते हैं आज के मैच के लिए, और इनको डेफिनेटली आप अपनी टीम में रखिएगा। अगर मैं बात करूं ग्रैंड लीग की टीम में तो ऋषभ पंत होने ही होने चाहिए और कैप्टन भी होने चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ऋषभ पंत कहो ओपनिंग करने आ जाए, कहो 3 नंबर आ जाए, 4 नंबर आ जाए, किस नंबर पे खेलेंगे, किस रोल में खेलेंगे, तो सबके लिए मतलब कि अभी तुक्का है। तो हम क्या करेंगे, ग्रैंड लीग की टीम में ऋषभ पंत को लेकर कैप्टन बना के चलेंगे, यही रिस्क होता है लेना, और अगर ऋषभ पंत चल गए तो हमें 1 करोड़ जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। आगे बात करें तो ट्रिस्टन स्टब्स की, तो भाई अच्छे बैट्समैन है, ऐसे टी20 में कमाल के परफॉर्मेंसेस देके आए हैं, ट्रम्प खिलाड़ी हैं, तो ग्रैंड लीग में ये ना बहुत ज्यादा योगदान देंगे, किसी एक टीम में आप इनको भी वाइस कैप्टन बना के चल सकते हो। रिसेंट फॉर्म की मैं बात करूं तो तगड़ी है, 27 रन, 15 रन, 56 रन, 14 रन, 19 रन और 22 रन। उसके बाद आते हैं हमारे ललित यादव, ललित यादव भी अच्छे फॉर्म में है, और आज के मैच में ट्रम्प साबित हो सकते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम में 3 लेफ्ट हैंडर हैं और तीनों मेन प्लेयर हैं, तो उस हिसाब से ललित यादव को ज्यादा ओवर आपको दिखाई देंगे,
मे बी अक्षर पटेल के 1-2 ओवर कट जाए, बट ललित यादव के ओवर आपको ज्यादा दिखाई देंगे, तो ये ट्रम्प साबित हो सकते हैं आपके लिए। तो आप जीएल में और एसएल में दोनों में लेके चल सकते हो। आगे प्लेइंग 11 आएगी, उसके बाद सूरत हाल क्लियर समझ में आएगी, बट अभी के लिए जो प्लेइंग 11 उसके हिसाब से ललित यादव आज के मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हमें दिखाई दे रहे हैं। रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, 15 रन 1 विकेट, 9 रन 2 विकेट, 2 विकेट 3 विकेट और 0 विकेट, तो विकेटें लगातार मार रहे हैं, तो ये अच्छी फॉर्म में है। बात करें अक्षर पटेल की, तो ये भी अच्छे बॉलर है, मस्ट पिक है, एसएल के लिए तो मस्ट पिक है, जीएल में चाहो तो आप ड्रॉप कर भी सकते हो। अगर रिसेंट फॉर्म इनका भी अच्छा है, 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 7 रन कोई विकेट नहीं और 31 रन 1 विकेट। और अच्छी बात यह कि ये पावर प्ले में भी बॉल डालते हैं, जिसके चलते विकेट लेने के इनके भी चांस बनते हैं। बट अगर डेविड वार्नर कहीं खड़े रहे तो हो सकता है कि अक्षर पटेल से ओवर ना भी करवाए जाएं, इनके ओवर कुछ कट भी जाएं। इस वजह से आज के मुकाबले में ललित यादव को इनके ऊपर में रेटिंग दूंगा। फिर बात करें झारी रिचर्डसन की, तो रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा है नहीं, 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट और 1 विकेट। तो जीएल में आप ट्राई कर सकते हो, स्मॉल में आप चाहो तो उनको ड्रॉप भी कर सकते हो सकता है इनकी जगह अमृत नौरकी अभी आपको खेलते हुए दिखाई दे जाए। बट अगर वो खेलते हैं तो वो तो मस्ट पिक, उनको डेफिनेटली रखिएगा, नहीं खेलते हैं तो कोई बात नहीं। आगे बात करें मुकेश कुमार की, तो रिसेंट फॉर्म आप देखोगे आंकड़े 0 विकेट 0 विकेट है, 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट की विकेटें नहीं आती, बट बॉलिंग बहुत अच्छी कराते हैं और इनके बनाए प्रेशर से ना सामने वाला बॉलर विकेट उखाड़ के ले जाता है। तो मुकेश कुमार को भी आप चाहो तो किसी एक टीम में ट्राई कर सकते हो, बाकी अभी के लिए तो इनको हम ड्रॉप करके चलेंगे। बात करें खलील अहमद की, तो रिसेंट फॉर्म इनका ठीक ठाक है, 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट और 1 विकेट। ये ना डेथ में भी बॉलिंग कराते हैं, मिडिल में भी कराते हैं, तो आप मुकेश कुमार और खलील अहमद में से किसी एक को लेके पिक करके चलो और एक को ड्रॉप करके चलो। स्मॉल लीग की मैं बात करूं तो सिलेक्शन परसेंटेज पे चले जाना, जिसका सिलेक्शन परसेंटेज दोनों में से ज्यादा हो उनको आप अपनी टीम में पिक कर लेना। बाकी मुकेश कुमार का फॉर्म थोड़ा ज्यादा अच्छा है, तो मुझे लगता है कि मुकेश कुमार को आप प्रेफरेंस देके चलिएगा, खासकर जीएल में। बात करें कुलदीप यादव की, तो भाई इनको बिल्कुल भी ड्रॉप करके नहीं चलना, रिसेंट फॉर्म कमाल का है, 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 5 विकेट और 1 विकेट। तो कुलदीप यादव भी विकेटें मारते हैं और दोपहर का मैच है तो उस कंडीशन में, और सामने वाली टीम में ऐसे प्लेयर हैं जो मतलब कि लेफ्ट आर्म चाइना में उनको खेलने के उतने आदी हैं नहीं, कुछ युवा प्लेयर हैं और बाकी इंटरनेशनल जो प्लेयर हैं वो भी स्पिनर्स पे थोड़ा फंसते हैं। तो उस कंडीशन में कुलदीप यादव ना बड़े खतरनाक साबित होंगे उनके लिए मिडिल ऑर्डर में। और अगर कहीं दिल्ली की टीम सेकंड बॉलिंग करा रही है तो उस कंडीशन में कुलदीप यादव कंफर्म पिक बनते हैं और जीएल में आप इनको सीवीसी भी बना सकते हो सकता है 4 से 5 विकेट निकाल के ये दे दें। तो कुलदीप यादव कल के मुकाबले के लिए ट्रम्प और मस्पिक प्लेयर हैं। तो दोस्तों ये था पूरा दिल्ली कैपिटल्स का एनालिसिस। अब आगे बढ़ते हैं और जरा प्लेयर बैटल्स की बात कर लेते हैं कि प्लेयर बैटल क्या रहने वाली है। सबसे पहली जो हमारी बैटल है वो रहने वाली शिखर धवन की। उनके खिलाफ ललित यादव का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, 8 बॉलें डाली है, मात्र 11 रन देके एक बार उन्होंने उनको आउट किया है। और झायर रिचर्डसन भी इन पे भारी पड़ते हैं, 8 बॉलों में मात्र 13 रन दिए हैं और एक बार इनको आउट किया है। तो हम ये चीज ध्यान रखेंगे जरूर, अगर ललित यादव होंगे तो उस कंडीशन में हम किसी एक टीम में थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। बाकी बात करें दोस्तों जॉनी बेरेस्टो की, तो खलील अहमद के खिलाफ ये फंसते हैं, 9 बॉल में मात्र 13 रन बना के एक बार ये विकेट इन्होंने अपनी खोई है। उसका जो हमारी अगली बैटल है दोस्तों वो है जितेश शर्मा वर्सेस अक्षर पटेल। 15 बॉलों में मात्र 13 रन और 2 बार अक्षर पटेल ने जितेश शर्मा को आउट किया है। तो इन सारी बैटल में से एक तो ये बैटल है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है कि अक्षर पटेल भाई जितेश शर्मा को तंग करते हैं। बाकी जो शिखर धवन और जॉनी बेरेस्टो की बैटल है तो एक ही बार आउट किया था बॉलर ने, पर अक्षर पटेल ने इनको फांसा है, तो हम इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो हमारी अगली बैटल है वो है मिचेल मार्श और हर्षल पटेल की भी, जिसमें 7 बॉलें में हर्षल पटेल ने कराई है, 7 रन दिए हैं और 1 विकेट हासिल किया है। और फिर पृथ्वी शॉ राहुल चाहर इनको बहुत तंग करते हैं, 20 बॉलों में मात्र 27 रन दिए और 2 बार इनको आउट किया है। तो एक ये बैटल हमें जहन में रखनी है। साथ ही साथ हरप्रीत ब्रार ने 1 बॉल कराई और पहली बॉल में इनको चटका दिया था, वो तो चलिए तुक्का होता है। उसके बाद हर्षल पटेल ने भी 4 बॉल में मात्र 3 रन देके 1 विकेट हासिल किया है। तो पृथ्वी शॉ के लिए हमारी जो 2 बैटल निकल के आ रही है इंपॉर्टेंट, एक निकल के आ रही है पृथ्वी शॉ राहुल चाहर, जितेश शर्मा अक्षर पटेल और शिखर धवन ललित यादव। तो हम जब टीम बनाएंगे आगे तो इन 3 चीजों को बिल्कुल अपने ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वेन्यू पे परफॉर्मेंस की। तो 3 बेस्ट प्लेयर जो है इस वेन्यू पे अच्छा परफॉर्म करते हैं वो है, उनमें सबसे पहला नाम है अथर्व टाइडे का। देखिए मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 2 मैच में 63 की एवरेज और 146.51 का इनका स्ट्राइक रेट है। तो ये मतलब कि इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं। और अभिषेक पोरल की मैं बात करूं, शायद इनको प्लेइंग 11 में जगह ना मिले, 2 मैचेस में 45.5 का इनका एवरेज है और 142.18 का स्ट्राइक रेट है। और यश धुल जो है उनका भी 1 मैच में 43 की एवरेज है और 148.27 का स्ट्राइक रेट है। तो अगर ये 3 खेलते हैं तो इन 3 में से अथर टाइडे हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। इंपॉर्टेंट तीनों हैं, आप चाहो अपनी टीम में ट्राई कर लो, अगर जगह बन रही हो, नहीं बन रही हो तो कोई बात नहीं, बट अथर टाइडे इंपॉर्टेंट पिक हैं। आगे बढ़ते हैं बॉलिंग की बात कर लें तो विदवत कावेर है, जिन्होंने 3 मैचेस में 2.3 की इनकी एवरेज और 4.1 का इकोनॉमी है। वही बात करें शायद ये खेलते हुए दिखाई ना दे, बट
अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली मैं इनको लेकर चलूंगा, क्योंकि वेन्यू पे इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं। खलील अहमद की बात करें, उनके भी इस वेन्यू पे आंकड़े अच्छे हैं। 2 मैच में 2 की एवरेज है और 4 का इनका इकॉनमी है, मतलब हर मैच में लगभग 2 विकेटें तो ये मार ही देते हैं। फिर बात करें ललित यादव, उनका भी एवरेज इस अच्छा है, 1 मैच में 2 विकेटें हैं और 4 की इकॉनमी है। तो खलील यादव और ललित यादव मस्ट पिक हैं, ये मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं। तो इनको हम डेफिनेटली लेके भाइयों चलेंगे। अब आगे जरा हम बात कर लेते हैं सीवीसी के कुछ ऑप्शंस की, कि कौन से ऑप्शन कहाँ इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग की। अगर दोस्तों ग्रैंड लीग की बात की जाए तो ग्रैंड लीग में जो सबसे इंपॉर्टेंट सीवीसी रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं सैम करन। भाई बॉलिंग से भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बैटिंग से भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो सैम करन, पृथ्वी शॉ गजब फॉर्म में है और साथ ही साथ जॉनी बेयरस्टो। तो ये 3 खिलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सीवीसी के लिए। अब अगर हम स्मॉल लीग की बात करें तो स्मॉल लीग में दोस्तों मिचेल मार्श, शिखर धवन और डेविड वार्नर, ये 3 खिलाड़ी मस्त, मतलब अच्छे ऑप्शन है आपके लिए। सेफ ऑप्शन में दे रहा हूं जो स्मॉल लीग के लिए, क्योंकि स्मॉल लीग में रिस्क ज्यादा होता है हारने का, लॉस होने का। तो उस कंडीशन में मैं स्मॉल लीग में सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन की ओर जाना चाहिए। और ग्रैंड लीग में तो हमें ऐसे प्लेयर के लिए जाना चाहिए जो अगर खेलना शुरू करे तो सारी टीमों को पछाड़ दे। तो उसमें सैम करन, पृथ्वी शॉ और जॉनी बेयरस्टो हैं। ये था दोस्तों पूरा एनालिसिस। अब जरा हम अपनी टीम की ओर बढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी ग्रैंड लीग की टीम में। जो हमारी ग्रैंड लीग की टीम है वो अभी मतलब ये फाइनल टीम नहीं है, ये प्रोबेबल टीम है। इसमें कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगे, वो दिखाई देंगे टॉस के बाद। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर टीम की बात करूं तो ऋषभ पंत हमारे विकेट कीपर होंगे, डेविड वार्नर हमारे कैप्टन होंगे, साथ ही साथ शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो होंगे, जिसमें जॉनी बेयरस्टो हमारे वाइस कैप्टन होंगे। यानी प्रॉपर टॉप ऑर्डर लिया है हमने बैटिंग के लिए। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो मिचेल मार्श होंगे, क्रिस वोक्स होंगे, सिकंदर रजा होंगे और ललित यादव होंगे। हो सकता है मैं क्रिस वोक्स की जगह सैम करन को अपनी टीम में जगह दे दूं, वो तो जब प्लेइंग 11 आएगी उस बात पे डिपेंड करेगा। क्या प्लेइंग कंडीशन होंगी, क्या पिच का मिजाज होगा, क्या वेदर अपडेट होगी, उन सब बातों पे डिपेंड करेगा। बॉलर्स की मैं बात करूं तो बॉलर्स मैंने लिया है कुलदीप यादव, खलील अहमद और अर्शदीप सिंह। दोस्तों ये मेरी ग्रैंड लीग की टीम होने वाली है, बट ये फाइनल टीम नहीं है, बट आप चाहो तो इसको सेव कर सकते हो। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो ग्रैंड लीग की टीम मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, सेम टीम से मत खेलना, क्योंकि जो और लोग वीडियोस देखते हैं अगर वो भी खेलेंगे तो आप सब रैंक 1 नहीं ला पाओगे। 1-2 चेंजेस जरूर कर लेना अपने अकॉर्डिंग अपनी टीम में। आगे बात करते हैं स्मॉल लीग की टीम की। तो स्मॉल लीग की टीम में हम थोड़ा सा सेफ जाते हैं ताकि हमें लॉस ना हो और हम ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जीत पाए। तो इसमें जितेश शर्मा और क्रिस्टन स्टफ्स को अपनी टीम में लिया एज अ विकेट कीपर, हालांकि एक विकेट कीपर की तरह लिया और एक एज अ बैट्समैन लिया है। साथ ही साथ डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो हमारे बैट्समैन होंगे। मिचेल मार्श, अक्षर पटेल, सिकंदर रजा और सैम करन हमारे 4 ऑलराउंडर होने वाले हैं। साथ ही साथ बॉलिंग की बात करूं तो कुलदीप यादव, खलील अहमद और अर्शदीप सिंह, जिसमें मिचेल मार्श कैप्टन और सैम करन हमारे वाइस कैप्टन होने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए फाइनल टीम नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस होंगे। जितने चेंजेस होंगे वो सब कुछ आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। बाकी दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा आज का वीडियो को पसंद आया है तो हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी लवर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।